हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, मतलब जीव जगत। और हम लोग उसका आधा पोर्शन कर चुके हैं, मतलब जहाँ तक हम लोग देखें हैं करेक्टरिस्ट ऑफ क्या है लिविंग, तो सजीवों के जो अभिलक्षण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उसको हम लोग देख चुके हैं। उनको परिभाषित करने वाला लक्षण कौन सा है सजीवों को, ये भी देख चुके हैं। और हम लोग जो है 2 MCQs देख चुके हैं। 2 MCQs का मतलब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 1 और पार्ट क्या है सेकंड भी देख चुके हैं। इसमें आज हम क्या है पार्ट 3 करेंगे, मतलब जो है पहले पढ़ते हैं उसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बेटा आप जितना अपनी एनसीईआरटी को बुक पढ़ेंगे और जितना आप जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जितनी आप थ्योरी पढ़े रहेंगे जब तक उसका क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन से भी जो है कंसेप्ट क्लियर होता है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा और कैसे आता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूरे के पूरे जो है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 100 बायो का आएगा, जिसमें से आपको 90 करना रहेगा ना। 50 हमारे पास केमिस्ट्री का है, जिसमें से आपको 45 करना रहेगा। और 50 हमारे पास क्या है फिजिक्स का आएगा, जिसमें से आपको 45 का करना रहेगा। तो ये इस साल से होने लगा है जब से एनटीए ऐसा करवाने लगी, नहीं तो पहले क्या है 45 ही आता था। लेकिन अब बच्चों को 200 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 180 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, 20 क्वेश्चन आपको नहीं करना रहता है। तो आइए हम लोग अपना आज देखते हैं MCQs क्या है 3rd, जिसमें हम क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लिख चुके हैं। पहले ही हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन इसलिए पहले लिख लेते हैं कि ताकि आपका टाइम ना जाए, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, क्योंकि वहाँ भी आपको केवल वो 160 मिनट मिलेगा। 160 मिनट में आपको कॉपी जो है चेक होगी, आपका एडमिट कार्ड चेक होगा, आपकी फ़ोटो खिंचवाई जाएगी, आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, आपको साइन करना होगा, मतलब आधे घंटे आपके बेकार हो जाते हैं। 20 से 25 मिनट, 20 से आधा घंटा समझ लीजिए, 30 मिनट जो है रिंग करने में, अच्छे से गोला भरने में लगता है। बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन तो कर लेते हैं और गोला भरने में ही गलती कर देते हैं जल्दी के मारे। इस वजह से उसको भी ध्यान में देना है। एग्जामिनर वहाँ पे सॉफ्टवेयर से कॉपी जचती है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि आपने क्या किया था, कैसे नहीं किया था, बस गलत हुआ, वो गलत नंबर कट गया और माइनस मार्किंग भी है। तो आप सावधान रहिए, गोला अच्छे से भरना है। तो कुल मिला के आपका 1 घंटे हो गया ख़त्म। तो बच्चा कितना अब 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में आपको 180 क्वेश्चन करना रहता है। तो थोड़ी सी स्पीड तो होनी चाहिए। आइए फिर देखते हैं, हम लोग भी अपना मनाते हैं अपनी स्पीड। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप हमको ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और हमको और अच्छा लगे, हम और भी अच्छी तरीके की इसीलिए यूज़ पर वीडियो दे। बेटा ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी क्या है बहुत ही दूर जाना है ना, और तब तक जाते रहना है जब तक मंजिल को नहीं पा जाना है। तो हम लोग क्या है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे ना, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जितना पढ़े रहते हैं अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन करने से और मन लगता है और अच्छा लगता है, ब्रेन कंसंट्रेट होता है। तो आइए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक ना देखा हो पहले और दूसरे और बिया लास्ट की वीडियोस, तो प्लीज़ वो जा करके प्लेलिस्ट में देख लें। प्लेलिस्ट में है कि बायोलॉजी फॉर नीट क्लास 11th, तो साफ साफ उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। 125 वीडियो हो चुकी हैं बेटा, तो आप सारे को सबको देख सकते हैं। चलिए, तो MCQs में हम आते हैं कि जीव जगत हमारे पास है, चाहे आप बैंक वाले हों, SSC वाले हों, रेलवे वाले हों ना, सबके लिए अब यही बायोलॉजी कंपलसरी है। नीट वाली NCERT ही जो है। आइए, तो सारी वीडियोज आपके पास हैं। फंजाई में जनन होता है, आगे से कर रहे हैं जहाँ से कल किए थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है फंजाई में जनन होता है। जो हमारे पास फंजाई का मतलब बेटा कवक होता है। तो फंजाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमारे पास फंजाई क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो यूकैरियोटिक ग्रुप का होता है। फंजाई खुद का एक अलग किंगडम है। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लेंटी और 5वां क्या है एनिमेलिया तक हमको पढ़ाया जाता है।
ना। कार्ल एंड हुज ने तो 6 किंगडम भी दिया है, लेकिन हमको 5 किंगडम सिस्टम ही पढ़ाया जाता है RH विटेकर वाला। तो अब हम लोग आते हैं कि फंजाई में बहुकोशिकीय होता है फंजाई, और मल्टी सेलुलर होता है, और इससे क्या होता है यूकैरियोटिक होता है। और इसमें क्या एक ही फंजाई जिसको हम कहते हैं ईस्ट, वो एक कोशिकीय होता है, बाकी सब क्या है बहुकोशिकीय होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि फंजाई में जनन होता है तो लाखों अलैंगिक बीजाणु के द्वारा, पहला ऑप्शन है लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा, दूसरा है मुकुलन द्वारा, तीसरा है विखंडन द्वारा, और चौथा क्या है सभी। चौथा क्या है सभी के द्वारा। तो बताइए बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो NCERT की पहली ही लाइन में लिखा है कि लाखों क्या है अलैंगिक बीजाणु द्वारा फंजाई में क्या है कवक में जनन होता है। ये ऑप्शन एकदम सही है। आप बस इसी को मार के आगे निकल लेंगे कि ये मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर यही है। लेकिन बेटा याद रखना यहाँ पे लिखा है सभी, और उसमें बीजाणु के द्वारा होता भी है, मुकुलन के भी द्वारा होता है, क्योंकि हमारे पास एक फंजाई है जिसका नाम है ईस्ट। ईस्ट में फीजन और बडिंग दोनों होता है, और बडिंग का मतलब है मुकुलन होता है, तो है तो फंजाई ही। तो इसका मतलब किसके द्वारा मुकुलन के द्वारा भी फंजाई में जनन होता है। लाखों क्या है अलैंगिक बीजाणु स्पोर्स के द्वारा भी होता है, और विखंडन को आप जानते हैं कि फीजन हो जाएगा ना, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो इसके द्वारा भी होता है। ये तीन के तीनों जो है अलैंगिक हैं। क्या है अलैंगिक जनन के प्रकार हैं, तो इन सभी के द्वारा। और ईस्ट में हमारे पास वो चाहे फंजाई में लैंगिक जनन भी होता है, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी, ये सब हम लोग अभी आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो ऑप्शन में है इसीलिए बेटा मैंने कहा क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी। हाँ, एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है, बडिंग के भी द्वारा होता है, और फीजन के द्वारा भी होता है, क्योंकि ईस्ट में क्या पाया जाता है, ईस्ट में हमारे पास बडिंग और फीजन बेटा दोनों पाया जाता है। अब यह लिखा है ईस्ट और हाइड्रा में जनन होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा में जनन होता है। देखो ईस्ट आ गया हमारे पास, ईस्ट एक फंजाई है, हाइड्रा एक्सेलेंटेटा का मेंबर है, आप जानते हैं। तो जेम्यूल के द्वारा, फीजन के द्वारा, राइजोम के द्वारा, बडिंग के द्वारा। बडिंग मतलब मुकुलन के द्वारा, राइजोम का मतलब प्रकंद के द्वारा, फीजन का मतलब विखंडन के द्वारा, और क्या है जेम्यूल मतलब बताइए ये स्पंजस में बनता है। तो ये लाइन ही NCERT की है। तो फीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम क्या कहेंगे भैया कि ईस्ट और हाइड्रा दोनों में पूछा है। केवल अगर ईस्ट का पूछा होता तो हम कहते फीजन सही है, ये भी तब 2 ऑप्शन हो जाता। कहते भैया कि 2 ऑप्शन कैसे एक साथ, या तो फिर ऑल हो या तो लिखा हो ए और बी। तो यहाँ पे देखना बेटा ईस्ट के साथ क्या है हाइड्रा भी है, ईस्ट के साथ हाइड्रा भी है, तो दोनों का साथ में बताना है कि ईस्ट और हाइड्रा दोनों में जनन होता है किसके द्वारा बडिंग के द्वारा। और बडिंग का मतलब है बेटा मुकुलन के द्वारा। किसके द्वारा मुकुलन, क्या कहेंगे मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में और हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है मुकुलन के द्वारा होता है। दोनों साथ ही में है, NCERT की लाइन में ही है, इसीलिए आपको NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ना है बेटा। और उसी के सारे क्वेश्चन, जिस दिन से आप क्वेश्चन मॉडिफाइड करना सीख गए, क्वेश्चन बनाना सीख गए, उस दिन से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता दुनिया के किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि टू रीजनरेशन होता है, टू रीजनरेशन होता है किसमें हमारे पास वास्तविक पुनर्जनन होता है। किसमें हम कहेंगे बैक्टीरिया में, फंजाई में ना, प्लेनेरिया में, क्या अमीबा में। तो टू रीजनरेशन वास्तविक पुनर्जनन होता है बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लेनेरिया में, अमीबा में। तो देखिए बैक्टीरिया जीवाणु है ना, ये टू रीजनरेशन नहीं होता। इसका आंसर देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है रीजनरेशन। रीजनरेट होना, जैसे हम लोग अपने OTP वगैरह फिर से रीजनरेट करते हैं, मंगाते हैं। हम लोगों के कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, किसी का बिल दे रहे हैं, तमाम चीज़ दे रहे हैं, या ATM का ही अपने पिन भूल गए तो फिर से रीजनरेट करना पड़ता है, उसका फिर से पैसा लगता है। और OTP वगैरह फिर से मंगाने में कुछ नहीं लगता है, कि जैसे हम लोग वो कर रहे हैं कि भाई 15-20 सेकंड तक आई थी, उसके बाद नहीं आया तो फिर से आप मंगाइए। तो रीजनरेट का मतलब है फिर से, रीजनरेट का मतलब फिर से होता है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको पुनर्जनन करेंगे, फिर से उसको करेंगे। तो किसी शरीर का कोई बॉडी का पार्ट जो है
कट गया है, शरीर का कोई बॉडी का पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया है, विलुप्त हो गया है और वो पार्ट फिर से आ जाए, वो पार्ट फिर से उग जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। जैसे पौधों की डालियाँ काट दीजिए, उसमें क्या है, फिर से नई डाली आ जाती है, लेकिन सेम वही डाली नहीं आती, उसी पे कल्ले निकलते हैं अगल बगल ना। जैसे छिपकली का है, पीछे का काट दीजिए तो क्या होता है, वो पूँछ फिर से उसकी जाम जाती है, लेकिन प्लेनेरिया में पूरी की पूरी बॉडी फिर से बन जाती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं किसमें है, प्लेनेरिया। टू रीजनरेशन वास्तविक पुनर्जनन होता है बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लेनेरिया में, अमीबा में नहीं बेटा, प्लेनेरिया में। इसीलिए जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, सब एनसीईआरटी की लाइन ही है। अब आते हैं फंजाई, फिलामेंटस सेल की और प्रोटोनीमा ऑफ मासेस। फंजाई मतलब कवक, फिलामेंटस सेल की मतलब तंतुमय शैवाल, और प्रोटोनीमा ऑफ मास जो हमारा मांस होता है उसका प्रथम तंतु। प्रोटोनीमा का मतलब प्रथम तंतु। प्रोटोनीमा ऑफ मासेस में क्या होता है, मांस के प्रोटोनीमा में क्या होता है बेटा, विखंडन होता है और वो क्या है, फिर जो है पूरे में फैल जाता है, बहुत बड़ा फिर क्या है, मांस अपना बॉडी बना लेता है जितना बड़ा होता है। तो फंजाई मतलब कवक में, फिलामेंटस सेल की और प्रोटोनीमा ऑफ मास में पूरा का पूरा एनसीईआरटी में एक साथ लिखा है किसके द्वारा जनन होता है, पुनर्जनन, ना बीजाणु द्वारा ना विखंडन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कौन सा सही है, विखंडन के द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। ये कई बार आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जब सीबीएसई करवाती थी ना तो भी कई बार वो पूछा गया है, वो सीबीएसई के नाम से ही होता था, नीट में हुआ तब भी, अब एनटीए करवाती है तब भी बेटा। तो इसको हम कहते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपको शुरुआत के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो बेटा उसको छोड़ के आगे बढ़िए, आगे वाले क्वेश्चंस को शायद पढ़ते 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 आपके पास पुराने क्वेश्चन का भी आंसर आपके दिमाग में आ जाए। तो जितना आप जो है कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे बच्चों उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि पुनर्जनन होता है क्या, फिर से जिंदा हो जाना, दोबारा क्या है, जन्म लेना, कि पुनर्जनन हुआ क्या, वो जन्म होता है, वो बेटा होता है पुनर्जन्म, पुनर्जनन नहीं होता है। सी, ए और बी, ए और बी न दोनों, ए और बी दोनों, मतलब ये भी, ए और बी का मतलब ये भी सही है ये भी सही है। तो इस आंसर में लिखा है सी, कि बताइए उपरोक्त क्या ए और बी दोनों सही हैं, तो क्या है सी ऑप्शन। लेकिन फिर क्या करेंगे कि सी भी नहीं, तो हम क्या करेंगे डी, एक खंडित जीव अपने शरीर न के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है, एक शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो बेटा मोस्ट ऑफ द करेक्ट आंसर यही है, यही करेक्ट आंसर है सबसे अच्छा ना। तो हम कहेंगे कि जब कोई खंडित जीव जिसमें कि हमारे पास क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें फिजन होता है, विखंडन होता है, वो अपनी बॉडी का विलुप्त अंग जो है फिर से प्राप्त कर ले, उसी को रीजनरेशन कहते हैं। हमारे पास जो छिपकली होती है लिजार्ड, उसकी पूँछ जो है कट जाती है और तो उसकी पूँछ फिर से जाम आती है। और एक बात याद रखिएगा कि छिपकली अपने आप भी पूँछें गिराती है, क्योंकि उसका जो है अपने शत्रु से बचने का तरीका है। जब उसकी पूँछ गिर जाएगी तो हम सोचेंगे हाय राम बेचारे की पूँछ कट गई, बेचारी की पूँछ कट गई, और तब तक में बेचारी भाग लेगी, क्योंकि उसको पता है कि भगवान ने हमको ऐसी दिव्य शक्ति दी है जिसके द्वारा मेरी पूँछ फिर से जाम जाएगी, इति सिद्ध्यम स्वाहा। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेशन, पुनर्जनन। और वास्तविक पुनर्जनन किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया में। तो इसलिए याद रखिएगा ट्रू रीजनरेशन। तो आते हैं कि पुनर्जनन होता है, ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा है जनन और क्या है, वृद्धि, दोनों पर्यायवाची हैं। जनन और वृद्धि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और वृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, किसके लिए हैं, किसमें, अभी इतने क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन पढ़, पौधों के लिए, जटिल जंतुओं में, बहुकोशिकीय जीव के लिए, या क्या है एक कोशिकीय जीव के लिए। तो बेटा एक कोशिकीय जीव जो होता है जिसकी पूरी बॉडी एक ही कोशिका की बनी हो, मतलब उसके शरीर की सारी क्रियाएं उससे सिर्फ एक कोशिका से होती हों, जीवन पर्यंत उसके शरीर में एक ही कोशिका रहेगी, एक से ज़्यादा कोशिका नहीं रहेगी। जैसे हमारे पास मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर। तो बाकी जो हमारे पास होगा, तो अगर वो जनन करेंगे तो नई संतान बनेगी, तो शरीर तो है एक ही कोशिका वाला, तो इसका मतलब फिर से वो वृद्धि की। अगर वो वृद्धि कर रहे हैं
तो इसका मतलब जनन कर रहे हैं, क्योंकि वृद्धि करेंगे तो फिर उनकी संख्या बढ़ेगी। अब हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि अगर संख्या बढ़ती है तो उसे वृद्धि कहते हैं, और जनन करेंगे तो वृद्धि होगी ही होगी, क्योंकि हम लोग जब जनन करते हैं तो क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, एक नया सजीव, एक नया जीव क्या है, डेवलप करता है, विकसित होता है ना। गाय भैंस के जो है गर्भ से गाय भैंस आती है, मटर से मटन बनता है, फूल से फूल बनता है, हम लोगों में हुआ, जानवर से जानवर, इंसान से इंसान सब बनते हैं। तो हम लोग मोस्ट ऑफ क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, सबसे जटिल जानवर हम ही लोग हैं, जंतु हैं। तो बेटा पौधों के लिए जटिल क्या है, जंतु में तो क्या है, बहुकोशिकीय जीव के लिए तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, एक कोशिकीय जीव के लिए। याद रखिएगा जनन तथा वृद्धि दोनों पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स हैं ना, क्योंकि वो जनन करेंगे तब भी उनकी वृद्धि होगी, और संख्या बढ़ाए वृद्धि के द्वारा तो भी संख्या बढ़ी। तो इसलिए हम लोग उसमें एकदम क्लियर कट नहीं है कि आखिर एक कोशिकीय जीव। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसके लिए हम लोग क्या है एकदम क्या है श्योर नहीं है, एकदम निश्चित नहीं है, करेक्ट नहीं है कि एक कोशिकीय जीव कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है, वृद्धि के द्वारा बढ़ाता है कि जनन के द्वारा बढ़ाता है, वो वृद्धि करता है कि जनन करता है। तो बेटा संख्या दोनों में ही बढ़ेगी, चाहे वृद्धि करे चाहे जनन। और हम लोग कहते हैं कि अगर संख्या में बढ़ रहा है तब भी वृद्धि मानी जाती है, और मास में बढ़ रहा है तब भी वृद्धि मानी जाती है। इसीलिए कहते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में जनन तथा क्या है वृद्धि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आइए अब हम लोग जो है आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निसंतान दंपति किस प्रकार जनन करते हैं। निसंतान दंपति किस प्रकार जनन करते हैं, मतलब इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, मतलब कोई हैं मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनको बच्चे नहीं हैं, तो वो किस प्रकार का जनन करते हैं आपको ये बताना है। तो हम आते हैं अलैंगिक जनन, लैंगिक करते हैं ना, कि कायिक जनन करते हैं या कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि निसंतान दंपति जब उनके संतान ही नहीं है तो फिर किस बात का जनन, इसका मतलब वो जनन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उनके पास संतान नहीं है। क्योंकि जनन क्या होता है यहाँ से देख लीजिए, हम मिटा देंगे। जनन पूरा क्या होता है, क्वाइटस से लेकर के, क्वाइटस मतलब संभोग, जिसको कॉमन भाषा में हम लोग सेक्स करते हैं कहते हैं, क्वाइटस से लेकर के हम लोग क्या करते हैं बेटा, बेबी के बर्थ तक, क्या है बेबी के बर्थ तक, ये जो पूरा पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जनन माना जाता है। जनन में कई स्टेप हमारे पास होते हैं, आप क्लास 12th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में से लेके 4th तक में पूरा नहीं तो आप 10th में पक्का पढ़े होंगे। तो जनन क्वाइटस संभोग से लेकर के बेबी के बर्थ तक होता है, कोई एक प्रोसेस नहीं है। तो जब बेबी का बर्थ ही नहीं हुआ मतलब वो निसंतान है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वो जनन नहीं करते हैं। तो निसंतान दंपति जनन नहीं करते, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का वो जनन नहीं करते। निर्जीव जनन करते हैं, कैसे, विखंडन के द्वारा, अलैंगिक जनन के द्वारा या लैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें भी वही बात हुई कि कोई भी निर्जीव किसी भी प्रकार से क्या है जनन नहीं करता है। भले सजीव हैं जो जनन नहीं करते हैं, भले सजीवों का डिफाइनिंग कैरेक्टर, कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते। भले सजीव क्या है, भले जनन सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कोई भी निर्जीव जनन नहीं करता है। अच्छा, तो हम आते हैं फिर उपापचयन। क्या है उपापचयन। उपापचयन क्या होता है, मतलब जिसको हम बोले हैं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म। और बेटा हम आपको बताए थे कि मेटाबॉलिज्म, आप पहले ऑप्शन देख लीजिए, आक्षीकरण अपचयन सजीव को परिभाषित करने वाला लक्षण है न, शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का योग है, या ऑप्शन ए और सी ना। तो ऑप्शन कौन सा सही है बताइए, डी सही है कि सी सही है कि बी की ए। तो हम देखेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, तो हाँ ऑक्सीकरण और अपचयन उसमें होता है। हम बोले थे मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों साथ साथ ही होते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होगा बेटा वहाँ रिडक्शन पक्का होगा। तो इसको हम मेटाबॉलिज्म मतलब ऑक्सीडेशन प्लस क्या है
रिडक्शन, तो ऑक्सीकरण अपचयन होता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन गलती कभी मत करिएगा कि एक ऑप्शन सही मिल जाए और खटाक से उसको करके आगे बढ़ जाइए। हो सकता है कि और जो ऑप्शन सी है, डी है, उसमें लिखा हो सब, उसमें लिखा हो कोई नहीं, उसमें लिखा हो ए और बी दोनों, तो थोड़ा सा आपको सजग हो करके लिखना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग आ गए ऑक्सीकरण। अच्छा, सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण है? नहीं, सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। निर्विवाद रूप से सभी जगह क्या होता है क्या है, मेटाबॉलिज्म उपापचयन होता है, लेकिन वो सजीव को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो शरीर के बाहर भी होता है। तो अब हम आते हैं शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का योग है। हाँ, ये भी सही है। ऑल सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन बॉडी कॉल्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म। सभी प्रकार की होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं मेटाबॉलिज्म होती हैं, उपापचयन होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए और सी? तो ये देखो इसमें बेटा डी में लिखा है ए और सी ऑप्शन सही है, तो यही ऑप्शन क्या है हमारे पास सही है। अब हम आते हैं निम्नलिखित में कौन सा, ये हम बेटा इस तरीके से लिख रहे हैं कि ताकि इसी बहाने आपको क्वेश्चन याद हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपकी एनसीईआरटी की लाइन आपको भली भांति अच्छे से समझ में आए और आप जो है नीट का, नर्सिंग का या किसी भी प्रकार के मेडिकल का कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकिए। तो आइए देखते हैं फिर हम लोग। बस ये आपको याद करवाने का तरीका है इसी से स्टेप बाय स्टेप कि हाँ वो याद हो जाए। हमको ये नहीं देखना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, हमको आपको सिखाना है, हमको आपको बताना है, हमको आपको जो है प्रैक्टिस करवानी है कि आप फाइनल एग्ज़ाम में, अपने नीट के एग्ज़ाम में बेस्ट करिए और इतना बेस्ट करिए कि आप सेलेक्ट होकर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाइए। आइए तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में न कौन जनन नहीं करता है? खच्चर जनन करता है, हम लोग पढ़े थे नहीं। बाध्य कारगर क्या है? मधुमक्खी, मतलब इन हमारे पास क्या है, वर्कर हनी बी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहीं पे लिख दे रहे हैं वर्कर हनी बी। हनी बी काम करने वाली क्या है, ये बंध मतलब इनफर्टाइल होती हैं। तो जब अनफर्टाइल हैं तो कभी वो जनन करेंगी ही नहीं। इसका मतलब खच्चर का मतलब क्या हो गया बेटा, म्यूल। क्या है, म्यूल हो गया। अनुर्वर मानव युगल मतलब क्या कहेंगे, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ह्यूमन कपल ये बेटा किसी भी प्रकार का जनन नहीं करते हैं। तो इसमें म्यूल भी नहीं करता, वर्कर हनी भी नहीं करता, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी नहीं करता। तो क्या हो गया ऑप्शन डी, कि ये याद रखिएगा आप कि खच्चर वो चाहे वर्कर हनी भी, और हम आपको एक और बताए थे हमारे पास क्या है, थर्ड जेंडर किन्नर्स, वो भी जनन नहीं करते। उपापचय इसीलिए इनफर्टाइल आ गया। उपापचय क्रियाएं होती, उपापचय कहें बेटा चाहे उपापचय यानी कहें, दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ठीक है, तो हम ऋषि को क्या कहते हैं, क्रियाएं होती हैं किसमें, केवल बहुकोश के सजीवों में। अच्छा, सजीव तो हो भी कर दिए भैया, केवल क्या है, एक कोश की सजीवों में। अच्छा, दूसरा तीसरा केवल प्राणियों में होता है। चौथा क्या लिखेंगे, चौथा है सभी जीवों में, चाहे वो एक कोश की हो बेटा, चाहे वो बहुकोश की हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, मतलब चाहे मोनेरा का मेंबर हो, चाहे प्रोटिस्टा का, एल्गी हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, चाहे खुद फंजाई का हो, चाहे प्लेंटी का हो, चाहे एनिमेलिया का हो, न निर्विवाद रूप से, यही है एक करेक्टर जो निर्विवाद रूप से सभी सजीवों में होने वाला करेक्टर है। सभी सजीवों में क्या होता है, उपापचयन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, सभी में। क्या लिखेंगे, सभी में हमारे पास उपापचयन होता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हो चुका है, तो 12 देखते हैं कि शरीर के बाहर होने वाली उपापचय क्रियाएं होती हैं। शरीर के बाहर मतलब जब शरीर से बाहर हम कहीं पे उपापचय क्रियाएं करते हैं, तो याद रखिएगा पहली बात, निर्जीवों में हो नहीं सकती, लेकिन शरीर के बाहर जब हम उपापचय क्रियाएं करते हैं तो वो क्या होती हैं बताइए, जैव होती हैं, निर्जीव होती हैं, मतलब
ये जैविक हैं, सजीव होती हैं वो क्रियाएं कि निर्जीव होती हैं क्रियाएं? न जैव न निर्जीव, और जैव निर्जीव दोनों। तो बेटा शरीर के बाहर एक ही जगह हो सकता है, कहाँ पे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, IVF में। तो वहाँ पे जो क्रियाएं होती हैं वो क्या है? न सजीव होती हैं न निर्जीव होती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो तो हमेशा सजीव माना जाता है, लेकिन शरीर के बाहर हो रहा है इसलिए न सजीव है न निर्जीव है। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा? सी सही हो गया। शरीर के बाहर उपापचय क्रियाएं कहाँ हो सकती हैं? तो अभी हम बताए हैं बेटा कि कहाँ पे हो सकती हैं। तो निर्जीवों में हो सकती हैं? नहीं, किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। उपापचय क्रियाएं होने के लिए कोशिकीय संगठन होना जरूरी है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा बेटा, नहीं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं सजीवों में। हाँ, सजीवों में तो होती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सजीव के बाहर, शरीर के बाहर। तो सजीव है तो उसको तो भैया शरीर में होगा, तो शरीर के बाहर करना है, पात्रे परक नली में। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब, क्या है? टेस्ट ट्यूब में, जिसे को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ये तो क्या हुआ बेटा? टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यहीं पे होता है। कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शरीर के बाहर हो सकता है। अभिक्रिया, उपापचयी अभिक्रिया होती है। तो कहाँ पे होती है बेटा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। और ये निश्चित रूप से सजीव है, लेकिन बॉडी के बाहर हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं ना सजीव ना, लेकिन जहाँ पे हो रही है वो निर्जीव चीज़ है। तो हम क्या कहेंगे? निर्जीवों में नहीं कह के डायरेक्ट क्या कहेंगे? पात्रे में, क्योंकि निर्जीव कह देंगे तो सभी निर्जीव आ जाएंगे। केवल और केवल टेस्ट ट्यूब में ये अभिक्रिया हो सकती है। जैसे घड़ी का पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो इसी तरीके से मेल के स्पर्म को, फीमेल के ओवम को क्या है? परक नली में, टेस्ट ट्यूब में बेटा फर्टिलाइज करवाया जाता है, निषेचित करवाया जाता है, ताकि जाइगोट बन सके, उसमें क्या है? विखंडन हो सके, ना क्लीवेज हो सके, और हमको क्या है? उसको एम्ब्रियो को हम ट्रांसफ़र कर सकें। जीवों का विशिष्ट गुण है तो वृद्धि करना, नहीं विशिष्ट गुण नहीं, जनन भी विशिष्ट गुण नहीं है। तो जीवों का उपापचयन वाली जो क्रिया है वही हमारे पास विशिष्ट गुण है, क्योंकि कोई भी सजीव हो बेटा उसमें ये उपापचयन होगा ही होगा। तो विशेष गुण है और सिर्फ ये सजीवों में होता है, इसलिए भी ये विशिष्ट गुण है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको मानना है। अगर वृद्धि मार्ग देंगे तो बेटा ये निर्जीव भी करता है ना। ये हमारे पास क्या है? जनन। कुछ ऐसे भी हैं सजीव जो जनन नहीं करते, अभी आप पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ वो जाके के पुरानी वाली वीडियोज़ देखें जो अभी 2-4 दिन पहले अपलोड हुई थी। हर रोज़ बेटा एक वीडियो अपलोड होती है, हर रोज़ आपको जो है चेक करना चाहिए, हर रोज़ आपको पढ़ना है। तो जब तक ये बायोलॉजी ख़त्म नहीं हो जाएगी ना, क्लास 11th और 12th की दोनों का, जब तक हम लोग नीट के हिसाब से कंप्लीट उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक जो है ये आपकी हर रोज़ आपको किसी न किसी हाल में एक वीडियो ज़रूर ही मिलती रहेगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है, जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। तो जो क्या कर दे हमारे पास डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। तो हमारे पास उपापचयन है, जनन है, वृद्धि है, कोई नहीं। जब है तो हमारे पास ये क्या है? उपापचयन है। हाँ, ये सुस्पष्ट है, जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है बेटा। एनसीईआरटी की लाइन ही है जहाँ पे उपापचयन है, मेटाबॉलिज्म उसकी सबसे अंतिम वाली लाइन है। तो जिनको जो है नोट किया हो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट करके वो क्वेश्चन नोट करिए और घर में खूब प्रैक्टिस करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आपके हो जाते हैं पूरे सिलेबस तक में। तो अभी हम लोग देख रहे होंगे कि 40-50 क्वेश्चन तो अभी ही हो गए होंगे, जबकि आधा चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ है ना, मतलब एक चैप्टर का आधा पोर्शन ख़त्म हो चुका है, तब उसमें हम लोग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं ना। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ हम कुछ सही कर रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और मुझे और अच्छे से ये करना चाहिए। आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, रेड से लिखा है देखो जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसी को दाबिए। SUB से स्टार्ट है ना, CRIBE उसको दाबिए।
फिर आपको एक घंटी आएगी, घंटी दाबिए, ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपके पास मैसेज चला जाएगा कि नई वीडियो आ गई है। और वैसे भी डेली एक वीडियो निश्चित ही यहाँ से अपलोड होती है। तो आप लोग खूब अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, फिजिक्स का भी नंबर आएगा, केमिस्ट्री का भी नंबर आएगा, लेकिन पहले एक एक सिलेबस करके कि ताकि उसमें फिर कन्फ्यूजन होने लगता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। नमस्ते।